नमस्ते, मैं आरती न्यूरोथेरेपिस्ट। आज हम जानेंगे हम डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में जान रहे थे। अब हमारा पाचन संस्थान, ठीक है। तो आगे हम जानेंगे कि पैनक्रियाज की पाचक एंजाइम से संबंधित सीसीके के निम्न कार्य हैं। सीसीके यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन के कौन कौन से कार्य हैं। पहला पॉइंट आता है हमारा, काइम में जितनी मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है जो लार के टाइलिन ने कुछ हद तक पचा रखी है। जो लार में हमारा टाइलिन नामक एंजाइम होता है, कुछ हद तक उसने कार्बोहाइड्रेट हमारी पचाई होती है हमारे काइम में से। काइम यानी कि जो हमारा पेट में खाना जो अब लिक्विड फॉर्म में हो गया है, उसके अनुसार पैनक्रियाज को अमाइलेज भेजने को स्टिमुलेट करेगा, ठीक है। और अमाइलेज उन कार्बोहाइड्रेट को पचाकर ग्लूकोज में बदल देता है। जितनी मात्रा में प्रोटीन्स हैं, अगला पॉइंट्स क्या है, जितनी मात्रा में प्रोटीन्स हैं जो पेट में पेप्सिन ने पचाई है, उसके अनुसार पैनक्रियाज को ट्रिप्सिन और काइमोट्रिप्सिन भेजने को उकसाएगा, ठीक है। ये दोनों मिलकर प्रोटीन को पचाकर अमीनो एसिड में कन्वर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है हमारा तीसरा पॉइंट आता है, जितनी मात्रा में घी तेल इत्यादि फैट्स हैं जो हमारे भोजन में काइम में, उसी के अनुसार पैनक्रियाज को उसे पचाने के लिए लाइपेज भेजने के लिए स्टिमुलेट करेगा, जो उन्हें फैटी एसिड्स में बदल देगा, ठीक है। हम आगे जानेंगे गॉल ब्लैडर का क्या महत्व होता है। लीवर बूंद बूंद करके 24 घंटे में करीब 800 ml बाइल बनाता है, ठीक है। लीवर बनाता है बूंद बूंद करके 24 घंटे में 800 ml बाइल, जो पतली होती है और एल्कली युक्त होती है। उसे गॉल ब्लैडर में गाढ़ा करके रखा जाता है, ठीक है। गॉल ब्लैडर में स्टोर करके रखा जाता है बाइल को। गॉल ब्लैडर लिवर का एक स्टोर रूम है, ठीक है, जहाँ बाइल को स्टोर किया जाता है। लेकिन गॉल ब्लैडर इतनी छोटी होती है कि इसके अंदर सिर्फ 50 से 60 ml की मात्रा तक ही कोई भी चीज़ रख सकते हैं। तो गॉल ब्लैडर के टिश्यूज़ लिवर का भेजा हुआ करीब 450 सीसी यानी कि 450 सीसी बाइल से पानी को सोख लेगी और उसे गाढ़ा करके 60 ml बना लेगी। उसको गाढ़ा कर देगी, पानी सोख लेगी और 60 ml जब बन जाएगा तो अपने अंदर स्टोर कर लेगी, ठीक है। और मनुष्य हर दिन भोजन में कितनी मात्रा में फैट्स खाता है, घी तेल खाता है, उसके अनुसार जो सीसीके है, सीसीके यानी कि कोलसिस्टोकाइनिन ब्लैडर को बाइल भेजने के लिए स्टिमुलेट करेगा, बाइल भेजेगा। और बाइल के अभाव में पैनक्रियाज का जो लाइपेज है, बाइल के बिना पैनक्रियाज का पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट्स को पचा नहीं पाएगा। जो पैनक्रियाज से लाइपेज निकलता है उसके लिए हमारा बाइल होना भी ज़रूरी है, तभी दोनों मिलकर वर्क करेंगे। और आगे हम जानते हैं, आगे खाना जेजुनम में जाने के बाद वहाँ पर पैनक्रियाज के भेजे हुए 3 किस्म के एंजाइम उसे पचाते हैं, ठीक है। 3 किस्म के एंजाइम। जेजुनम के आगे छोटी आंत का अंतिम भाग, छोटी आंत यानी कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो लास्ट पार्ट इलियम है, जो करीब 3 मीटर लंबा इधर पचे हुए भोजन से अवशोषण सोखकर ब्लड में भेजे जाते हैं छोटी आंत से, ठीक है। यहाँ पर जो अन्न नलिकाएं, जो हमारी फूड पाइप है, अवशोषण को बढ़ाने के लिए उस भाग में विलाई नामक एक स्ट्रक्चर होती है। हमारी छोटी आंत में विलाइज होती हैं जो उस भोजन को अवशोषित करती हैं, वहाँ के न्यूट्रिएंट्स को, ठीक है। ये उंगलियाँ जैसी होती है, जैसे हमारी ये उंगली हैं, फिंगर्स हैं, ऐसी होती है, जिसमें महीन छिद्र होते हैं। इसके अंदर हमारे विलाइज के अंदर महीन छिद्र होते हैं। विलाई के बाहर क्या होती हैं, विलाई के बाहर छोटी रक्त नलिकाएं होती हैं। विलाई के बाहर रक्त नलिकाएं होती हैं, लिम्स की नलिकाएं होती हैं, जो उनके चारों तरफ ढकी हुई होती हैं, चारों तरफ से ढकी हुई होती हैं। पोषण, जो भोजन का हमारा न्यूट्रिएंट है, पोषण तत्व है, वो उस छिद्रों द्वारा निकलकर उन नलिकाओं में घुस जाएगा और ग्लूकोज और छोटे प्रोटीन्स के जो
मॉलिक्यूल्स हैं, कण है, वो रक्त नलिकाओं में घुस जाएंगी और जब वो नलिकाओं में चली जाती हैं तो फैट्स और भारी प्रोटीन्स की कण जो रक्त नलिका में घुस नहीं सकती, जो हैवी होती हैं वो रक्त नलिका के अंदर नहीं घुस सकती क्योंकि वो वहाँ पे बहुत महीन छिद्र हैं, तो वो एक और नलिका में घुसेगी जिसका नाम लिम्फ नलिका है, लिम्फ वेसल्स हैं। इनकी जो लिम्फ नलिका द्वारा बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु के कण भी घुसेंगे, ठीक है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घातक प्रभाव से बच चुकी हैं। जो हमारे पेट में HCl बनता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उससे जो हमारे बैक्टीरिया वायरस बच जाते हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो एसिड होता है वो बहुत सख्त होता है, वो सारे बैक्टीरिया वायरस मार देते हैं। भोजन के पोषण तत्व इन छिद्रों द्वारा निकलकर उन नलिकाओं में घुस जाएंगी जो ग्लूकोज और प्रोटीन्स के कण रक्त नलिकाओं में घुसेंगे, जबकि फैट्स और भारी प्रोटीन की कण जो रक्त नलिका में घुस नहीं सकती वो एक और नलिका में घुसेंगे जिसका नाम लिम्फ नलिका है, ठीक है। ग्लूकोज और प्रोटीन के कण जो महीन छिद्रों में नहीं जा पाते, जो विलाइज में नहीं जा पाते, वो लिम्फ वेसल्स में चले जाते हैं, ठीक है। इसी लिम्फ नलिका द्वारा बैक्टीरिया या अन्य कीटाणु के कण भी घुस जाएंगे जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड के घातक प्रभाव से बच गए हैं। जो हमारे पेट में HCl होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, उसकी वजह से जो हमारा बैक्टीरिया वायरस बच गए हैं, क्योंकि वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, तो उससे जो बैक्टीरिया वायरस बच जाते हैं वो हमारी आंतों में आगे चले जाते हैं, छोटी आंत में, ठीक है, और उसके द्वारा वो हमारी लिम्फ नलिकाओं में चले जाते हैं और ब्लड में मिल जाते हैं, ठीक है। लिम्फ नलिका जितना हो सकता है उस जगह के वायरस को ख़त्म कर देती है, लेकिन अगर वायरस ज़्यादा ही है तो फिर वो हमारे ब्लड में भी जा सकता है। तो एक महत्वपूर्ण बात यह है कि विलाई की सेल्स को भरपूर ऑक्सीजन चाहिए। जो हमारी छोटी आंत की विलाइज हैं उसको बहुत ऑक्सीजन चाहिए, वरना वे मृत्युप्राय सी हो जाएंगी, यानी कि वो डेड हो जाती हैं, ठीक से काम नहीं कर पाएंगी। ये विलाई की सेल्स ही खाने से पोषण तत्व सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स, सभी विटामिन्स इत्यादि सभी चीज़ों को सोखती हैं, जिसे रक्त द्वारा, ब्लड द्वारा हर सेल्स को लिवर में भेजा जाता है, तथा लिवर में भेजा जाता है स्टोर करने के लिए, ठीक है। विलाइज द्वारा जो भी चीज़ें हमारे न्यूट्रिएंट्स जो भी हमने भोजन में थे वो वहाँ ब्लड में के थ्रू लिवर में चले जाते हैं और स्टोर हो जाते हैं, ठीक है, ताकि जब भी ज़रूरत हो तो वो वहाँ से हमारे शरीर ज़रूरत के अनुसार उसको यूज़ कर लेता है। इसीलिए आंतों का ठीक होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। विलाई को ऑक्सीजन ठीक से मिलने के लिए हीमोग्लोबिन का ठीक होना आवश्यक है। जब हीमोग्लोबिन ठीक होगा तभी हमारी विलाई को ऑक्सीजन सही से मिलेगी। इसके लिए विटामिन B12 और फॉलिक एसिड का ठीक होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए यूडीएफ फार्मूला में, जो हमारा न्यूरोथेरेपी में यूडीएफ फार्मूला, अनडाइजेस्टेड फूड इन स्टूल को रोकने के लिए एक फार्मूला होता है, भोजन में अनपचा खाना ना आए, इसके लिए हम B12 तथा फॉलिक एसिड का पॉइंट देते हैं, ठीक है, जिससे सभी पेशेंट्स को बहुत लाभ मिलता है, ठीक है। ये पॉइंट देने के बाद सब में B12 और फॉलिक एसिड ऑब्जॉर्ब होने लग जाते हैं, जो हमने भोजन में खा रखे हैं, जो ऑब्जॉर्ब नहीं हो पा रहे थे पहले, वो ऑब्जॉर्ब होने लग जाएंगे। इलियम के अंत में, जो हमारी इलियम होती है उसके अंत में एक वॉल्व होता है जिसे इलियोसिकल वॉल्व कहते हैं। पोषण तत्व को सोख लेने के बाद जो हमारा वेस्ट बच जाता है, जो हमारे पोषण तत्व को स्टोर कर लिया हम, ठीक है, वहाँ आंतों में, विलाई में, तो वो कचरा वहाँ पे बच जाता है, तो उसे इस वॉल्व द्वारा लार्ज इंटेस्टाइन यानी बड़ी आंत में भेज देते हैं। संक्षेप में छोटी आंत कार्य।
ड्यूडेनम तथा जेजुनम में सीसिके तथा सिक्रेटिन बनाना व ज़रूरत के अनुसार उनको निकालना। कोलसिस्टोकाइनिन और सिक्रेटिन बनते हैं हमारे ड्यूडेनम और जेजुनम में, ठीक है, और ज़रूरत के अनुसार वहाँ से सिक्रेट होते हैं और हमारे भोजन को पचाते हैं। पैनक्रियाज के पाचक एंजाइम द्वारा पाचन क्रिया का होना, ठीक है। और तीसरा, फैट्स को पचाने में बाइल की सहायता ज़रूरी है। फैट्स को पचाने के लिए बाइल की सहायता ज़रूरी है, जो लिवर में बनकर गॉल ब्लैडर में स्टोर होता है, ठीक है, ज़रूरत के अनुसार निकलता है। इलियम, फिर इलियम में क्या होता है? इलियम में होता है विलाई द्वारा भोजन के पोषक तत्व और B12 का अवशोषण होता है, ठीक है। और सेकंड है इलियोसिकल बॉल द्वारा अवशेष कचरा जो बड़ी आंत में भेजना। इलियोसिकल बॉल द्वारा जो हमारा वेस्ट प्रोडक्ट है वो बड़ी आंत में चला जाता है। और फिर है सभी हार्मोन्स एंजाइम के जो मूल तत्व हैं भोजन के पचने के बाद इलियम में बनती है। हार्मोन्स एंजाइम कब बनेंगे? जब हमारा इलियम में भोजन डाइजेस्ट हो जाएगा पूरी तरीके से। फिर उसके बाद आता है हमारा बड़ी आंत के निम्न भाग हैं, ठीक है। जो हमारी बड़ी आंत होती है वो 5 फुट लंबी होती है, ठीक है। दाहिने तरह के भाग, दाहिने जो हमारा राइट साइड का पार्ट होता है, राइट साइड में हमारा आता है अपेंडिक्स आता है। फिर उसकी लंबाई होती है 3 से 4 इंच, सीकम असेंडिंग कॉलन, ठीक है। उसके बाद हमारा जो बीच वाला मध्य भाग आता है ट्रांसवर्स कॉलन। फिर उसके बाद लेफ्ट साइड आती है हमारी डिसेंडिंग कॉलन। फिर आता है हमारा नीचे जो मुड़ने वाला भाग होता है सिग्मॉइड कॉलन। और फिर आता है हमारा रेक्टम मलाशय, जहाँ हमारा जो मल होता है वो स्टोर होता है, ठीक है। फिर आता है हमारा एनस के थ्रू हमारा मल द्वार, जहाँ से हमारा मल बाहर निकलता है। बड़ी आंत के क्या कार्य हैं? लार्ज इंटेस्टाइन के कार्य फंक्शंस। पहला है असेंडिंग कॉलन में फॉलिक एसिड और विटामिन के बनाना, ठीक है। दूसरा, डिसेंडिंग कॉलन में B12 बनाना। तीसरा, पाचक एंजाइम के साथ जो पानी छोटी आंत में आया है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ जो पानी छोटी आंत में आया है उसे वापस सोख लेना। और चौथा, आवश्यकता अनुसार कुछ खनिज यानी कि जो मिनरल्स, विटामिन और कुछ दवाइयों को सोख लेते हैं। फिर आता है हमारा हर आधे घंटे में एक वेव चलती है, लहर चलती है, जो ट्रांसवर्स कॉलन के अंदर की चीज़ों को आगे ढकेलती है। जब रेक्टम भर जाए तो सही मौका देखकर मल द्वार से मल को बाहर निकालती है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, नमस्ते।